रहना और धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पे अड़े रहना। ठीक उसी तरह जिस तरह आपने 15 दिन से धूप को सहन किया, गर्मी को सहन किया और आज ये मौसम बदला है, मुझे उम्मीद है हम अगर डटे रहे तो धर्मेंद्र प्रधान भी बदलेगा, शिक्षा मंत्री भी बदलेगा। उनके बच्चे विदेशों में पढ़ते हैं, अच्छी शिक्षाएं मिलती हैं। मैं ये कहना चाहता हूं कि सिर्फ इनके बच्चे विदेशों में ही नहीं पढ़ते, अगर इनके जो बच्चे हैं जो होशियार है पढ़ने में, जो ठीक ठाक है, वो विदेशों में जाएंगे, पढ़ेंगे, इंजीनियर बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे, आरएस बनेंगे। लेकिन इनके जो बच्चे पढ़ने में कमजोर हैं, जो निकम्मे हैं, उन बच्चों को ये राजनीति में ला करके खड़ा कर देंगे और आप लोगों के ऊपर थोप देंगे। तो साथियों, ये हम सबकी, आप सबकी लड़ाई है, हमें मिल करके डट करके लड़ना है, हम सबको एक होकर लड़ना है और एक सुर में अपनी आवाज को बुलंद करना है। मैं आप सभी से फिर से निवेदन करता हूं कि आप सब डटे रहिए, लड़ते रहिए, हम सब मिल करके लड़ेंगे और आप अपने परिवार वालों को, अपने दोस्तों को और वो जो लोग चाहे किसी भी पार्टी से हो जिन्हें पेपर लीक से फर्क पड़ता है, वो परिवार जो रात दिन मेहनत करते हैं और उनके बच्चे के सपनों को चंद पैसों के लिए चुरा लिया जाता है, उन तमाम पेरेंट्स को, उन माओं को जो अपना खर्चा कम कर देती हैं ताकि उनके बच्चे किताबें खरीद सके, उन सबको यहाँ पे लाइए। हम सब बुलंद आवाज करेंगे, एकजुट होकर लड़ेंगे। इंकलाब जिंदाबाद, जय जवान जय किसान। शुक्रिया दीपक भाई। तो अभी सबसे पहले हम सोनम कितनी बुरी दशा हो रही है, आज नौकरियों के पेपर लीक हो रहे हैं, हजारों करोड़ रुपया ये इकट्ठा करके अपने खजानों। हेलो, तो मैं ये कहता हूं दीपके भाई, हम रोहतक वाले आपके साथ खड़े हैं। इस महीने के अंदर में जीरी लग जाएगी, उसके बाद में सारे किसान यहाँ आएंगे और हमारे बच्चे भी आएंगे और कहोगे तो हम अपनी भैंसों को भी ले आएंगे जंतर मंतर में दूध के लिए। भारत माता की जय जवान जय जवान। सर ये मौसम भी अच्छा है, भगवान ने ठंडा कर दिया है एकदम। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। सवाल। नमस्ते सर, अभी हम लोग आ रहे थे मेरे फ्रेंड के साथ में, तो जनपद मेट्रो स्टेशन से जैसे हम निकले वहाँ पे एक पुलिस कर्मचारी थे, हमने उनसे पूछा था, उन्होंने हमसे पूछा कहाँ जाओगे, क्योंकि जनता मंदिर का हमें पता नहीं है, फर्स्ट टाइम आते। तो उन्होंने बोला कि अच्छा ठीक है आप ऐसे जा सकते हो, कहाँ जा रहे हो। मैंने कहा जो दीप के सर है जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनके पास ही जा रहे हो। तो उन्होंने बोला वो तो है नहीं वहाँ पे। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, हम फिर भी जाएंगे। तो सर मतलब मेरा ये है, मेन कंसर्न ये है कि लोग आपको जो है गुमराह भी करेंगे, आप अपने घर से बाहर निकलोगे वो माइंडसेट चेंज करेंगे। मतलब इतना पास हो गया, अगर कोई झूठ बोल सकता है, सोचो आप अगर कितने दूर हो तो वहाँ पे क्या ही बोल सकते हैं लोग। हमारे रियल हीरो जो है दीप के सर है, सोनम सर है, आप लोग इनके लिए आवाज उठाइए और उनको स्टॉप, क्योंकि जब उनको अपनी मूवी प्रमोशन करना होता है, कोई शो प्रमोशन करना है, तब उनको यूथ दिखता है। बट अभी यूथ की जब बारी आई है, एजुकेशन की बारी आई है, तब वो लोग नहीं बोल रहे हैं। तो अब आप लोग प्रॉमिस करो कि जब भी कोई भी नई मूवी आएगी, कोई शो आएगा, आप लोग जो है उसको प्रमोट नहीं करोगे, क्योंकि वो हमारे एजुकेशन के लिए कोई आवाज नहीं उठा रहे हैं। अभी आपने देखा कोई सिंगर, कोई सेलिब्रिटी यहाँ पे आवाज उठा रहा है, एक बहुत ही फेमस सिंगर है, पंजाब से है, जब प्रोटेस्ट के लिए बात की गई तो उन्होंने बोला कि यार ये पॉलिटिक्स के मुद्दे इससे दूर रखो, मैं इन सब में क्यों पढ़ना नहीं चाहता। क्यों नहीं पढ़ना चाहते हो? आप नागरिक नहीं हो इंडिया से, आप लोग टैक्स नहीं भरते हो, क्या आप लोग रह नहीं रहे हो यहाँ पे? ये सब बहुत गलत है, उन लोगों को आगे आगे से सपोर्ट करना चाहिए हम लोगों को। थैंक यू सो मच सर। मुझे लगता है शायद उनके बच्चे यहाँ नहीं पढ़ेंगे, इसलिए शायद वो बोलेंगे मुझे दूर रखो। सड़क भी खराब है, जो पुल बन रहे वो भी खराब है, हेल्थ केयर भी खराब है, एजुकेशन भी खराब है, गवर्नमेंट ही फेलियर है, कोई चीज़ ठीक नहीं चल रही है। इथानॉल एक मिनट में अपनी बात रखिए, बस 1 मिनट से ज़्यादा नहीं प्लीज़। इथानॉल वाली बात तो कह दो कोई। इथानॉल वाली भी खराब हो गया, सारी गाड़ियाँ खराब हो रही हैं, पेट्रोल का भी नंबर आ गया। इसमें पोटेंशियल नहीं है, अगर पोटेंशियल नहीं होता तो सारे हाईएस्ट पेइंग जो जॉब्स होती है यूएस में वो इंडियंस को नहीं मिलती। हमारे लोगों में तो पोटेंशियल पूरा है, बट ये गवर्नमेंट की प्रायोरिटीज अलग है। अभी गवर्नमेंट यहाँ पर क्या कर रही है, जितने लोग रिसर्च कर रहे थे रिसर्च का पैसा काट रही है, फेलोशिप थी फेलोशिप बंद कर रहे हैं, काट रहे हैं या उसकी फंडिंग कम कर रहे हैं। तो गवर्नमेंट की जो प्रायोरिटीज है वो एजुकेशन पर नहीं है, रिसर्च पर नहीं है, फेलोशिप पर है ही नहीं, मैम वो बदलना पड़ेगा। मैं अभी लास्ट वीक में नेट एग्ज़ाम देकर आई हूँ साइकोलॉजी का, तो ना सिर्फ पेपर लीक हो रहा है बट द क्वालिटी ऑफ द एग्ज़ाम दैट दे आर कंडक्टिंग इज़ वेरी पुअर।
तो जो ग्रामेटिकल सेंटेंस बनाना चाहिए क्वेश्चन का वो गलत है, ग्रामेटिकल एरर्स है, उसको 2-3 बार पढ़ना पड़ रहा है कि समझे कि क्या पूछा जा रहा है, एंड स्पेलिंग मिस्टेक्स बहुत है। एंड जो हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से हम प्रिपेयर करके जाते हैं, दिस टाइम द पेपर पैटर्न वाज कम्प्लीटली डिफरेंट, कि जो 2-3 साल से पढ़ रहे हैं उनका भी समझ में नहीं आया कि इस बार क्वेश्चन क्या पूछा गया है। एंड सोशोलॉजी साइकोलॉजी का भी ये कंप्लेंट्स रहा है कि ट्रांसलेशंस में, इंग्लिश हिंदी ट्रांसलेशंस में मिस्टेक्स है, स्पेलिंग मिस्टेक्स है, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स है, दैट इज़ वन पॉइंट। एंड मैं साइकोलॉजिस्ट हूँ, तो जो मेंटल हेल्थ एजुकेशन अभी जो बहुत ज़रूरी है, एंड बहुत लोग बनना भी चाहते हैं साइकोलॉजिस्ट, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, बट जो एजुकेशन पाथ है टू बिकम अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट इन इंडिया, वो ना इट्स नॉट डिफाइंड प्रॉपरली, बहुत कन्फ्यूजन है। हर 2 महीने में अलग अलग रेगुलेशंस लाते हैं या अलग अलग रूल्स लाते हैं कि ये कोर्स पढ़ना चाहिए, वो कोर्स पढ़ना चाहिए। तो जो पढ़ना चाह रहे हैं उनको भी एक पर्टिकुलर एजुकेशन पाथ नहीं है पढ़ने के लिए। थैंक यू। स्टाफ हूँ और मैंने अपनी पढ़ाई के लिए कम से कम 6 से 7 लाख रुपए इन्वेस्ट किए हैं। उतनी अगर इन्वेस्ट करने के बाद अगर हम जॉब करने जाते हैं, इन प्राइवेट जॉब्स में हमें क्या मिलता है, 15,000 से स्टार्टिंग होती है या तो 10,000 से स्टार्टिंग होती है। सर मेरा ये कहना है कि हम 6 से 7 लाख रुपए लगाते हैं, 3 से 4 साल की पढ़ाई करते हैं, क्या हम 10-15 हज़ार कमाने के लिए? और हॉस्पिटल में 12-12 घंटे की नाइट करो, 12-12 घंटे की डे शिफ्ट करो, उसमें गलतियाँ कुछ हो जाए तो उसके लिए एस्केलेट करते हैं, हमारे ऊपर जिम्मेदार, इवन नर्सिंग को जिम्मेदार ठहराते हैं। और जो भी हॉस्पिटल के जो भी मैनेजमेंट जो भी होता है, वो हम एक चीज़ पूछना चाहते हैं, क्या नर्सिंग का कोई रोल नहीं होता है? इफ अगर कोई नर्सिंग अगर हॉस्पिटल में नहीं रहे तो कोई भी पेशेंट वहाँ नहीं रहेगा, कोई भी केयर करने वाला वहाँ नहीं रहेगा, क्या डॉक्टर केयर कर लेगा? नहीं कर पाएगा। तो नर्सिंग पे क्यों इतना मतलब लगता है कि वो तुच्छ सा कोई चीज़ ऐसा है? अगर हॉस्पिटल में अगर स्टाफ नर्स नहीं है तो आप समझ लो कि वहाँ पे पेशेंट केयर 0 होगा, 0 लेवल पे। तो ये क्या हम यही चाहते हैं कि इतना पैसा लगाने के बाद से क्या हमको इतना ही पैसे का वो है क्या, महत्व है कि हमको 10 से 15 हज़ार मिले? हम यही पूछना चाहते हैं कि हमको 10-15 हज़ार का ही बस हमको मिलेगा। ये तो है, ये मैंने भी एक्सपीरियंस करा था, मेरी भी पढ़ाई में बहुत पैसा खर्च हुआ है। मुझे लगता है एक्चुअली इंडिया में, हमारे इंडिया में बिना कर्जा लिए आज पढ़ाई नहीं हो सकती। मतलब जो बच्चा स्कूल में है उसको भी 1-1 लाख भरने पड़ रहे हैं हर साल। वही सर, अगर कहाँ से, मतलब जितनी इनकम नहीं उससे ज़्यादा पढ़ाई में जा रहा है। वही सर, और रही ये बात एक बच्चे की, 2 बच्चे की, तो क्या सालाना 2 लाख भरने पड़ेंगे जी। तो ऐसे तो परिवार कर्जे में डूब जाएगा। कर्जे में डूब जाएगा सर। अशोक तू संभाल, यही बोलना मुझे बस एक अर्जेंट कॉल लेना है। ओके सर, थैंक यू। ओके हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ राधिका एंड हेलो। और मैं एसएससी एस्पिरेंट हूँ और मैं यहाँ पर अपनी ये बात रखने आई हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि प्रॉब्लम सिर्फ नीट के एस्पिरेंट्स के साथ नहीं है, हर एक एजुकेशन फील्ड के अंदर यही हो रहा है। और एजुकेशन को तो छोड़ो, मुझे तो लगता है पूरे देश का डेमोक्रेसी ही खतरे में है। तो मैं जो लोग सोच रहे हैं कि नहीं नहीं ये तो बस स्टूडेंट का प्रोटेस्ट है, बस एजुकेशन के लिए, मैं उन सब लोगों को बोलना चाहती हूँ ये सिर्फ एजुकेशन नहीं है, ये हमारी डेमोक्रेसी के लिए खतरा है। आपको अपनी डेमोक्रेसी को बचाना होगा। यहाँ पर जितने भी लोग आ रहे हैं, आप ये मत सोचिए कि यहाँ पे जो बच्चे हैं वो डॉक्टर बनने वाले हैं, उनके पेरेंट्स को दिक्कत है, जो डॉक्टर बनेंगे उनके साथ प्रॉब्लम है ना, हमको क्या करना है इससे? तो आप ये मत सोचिए कि आप अपना इलाज नहीं कराएंगे किसी भी डॉक्टर से। इन फ्यूचर आप लोग जब अपना इलाज कराएंगे और किसी डॉक्टर ने अगर गलत इलाज कर दिया, जो हम देखते भी हमारे देश में हो भी रहे हैं एक्चुअली, तो उन सब चीजों से आप अपने परिवार को सर्वाइव कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे? मेरा ये सवाल। प्राइवेट एजेंसी जिसने किसी और नाम से किसी और प्रदेश में घोटाला किया होगा, वो आते हैं, अपना नाम बदलते हैं और एनडीए उनको टेंडर बांट देता है। पूरे के पूरा जो हमारे देश का इस समय एग्जाम सिस्टम चल रहा है, वो ऐसी ऐसी प्राइवेट कंपनियां चला रही हैं जिनका हमने नाम भी नहीं सुना। टाटा की जो टीसीएस कंपनी है, जो ज्यादातर इस तरह के एग्जाम्स अच्छे से करा सकती है, जो सिक्योरली करा सकती है और करा भी रही है, आपने उनको तो टेंडर दिया नहीं। आपको जो पीछे से फंडिंग दे देते हैं, टेबल के नीचे से पैसा दे देते हैं, आप उनको जो है टेंडर बांट देते हो। सवाल आप उनसे कर नहीं सकते हो क्योंकि एनटीए तो सर सोसाइटीज एक्ट में रजिस्टर्ड है ना, आरटीआई कहां से लगेगा? तो सर आपकी बात का छोटा सा जवाब मैं दे दूं, धर्मेंद्र प्रधान शुरुआत है।
एनटीए में जितने भी गड़बड़ घोटाले हो रहे हैं एक एक चीज का हिसाब मांगेंगे। जरूरत पड़ी तो एनटीए को डिसबैंड भी करवाएंगे, बंद भी करवाएंगे। जितना एनटीए ने इस देश के पेपर्स का भट्टा बिठाया है, एक एक चीज का हम लोग हिसाब लेंगे। एक एक व्यक्ति जो आज एनटीए में बैठकर घोटाले कर रहा है, पैसे कमा रहा है, उसको अकाउंटेबल हम लोग ठहराएंगे। हम लोग का वादा है आपसे। सिस्टम जिस हिसाब से मेरे को कोई गारंटी नहीं है कि तुम कुछ बन पाओगे कि नहीं बन पाओगे, है ना। तो ये चीज़ मुझे गलत लगती है। और मैं कहना चाहती हूँ कि जिस तरह से ये लोग हैं आज के टाइम पे, हमारे इतने सालों से हम लोगों को हिंदू मुस्लिम में बांट रखा है बिल्कुल देश को। तो प्लीज़ आप लोग हिंदू मुस्लिम में बंटना बंद कीजिए। मैंने 7th क्लास में एक छोटी सी पोएम, मतलब मेरे को याद है अभी तक, बहुत अच्छी थी, तो मैं आप सबको सुनाना चाहती हूँ। मंदिर मस्जिद गिरजाघर ने बांट लिया भगवान को, धरती बांटी सागर बांटा, मत बांटो इंसान को। अभी रात तो शुरू हुई है, मंजिल बैठी दूर है, उजियाला महलों में बैठी हर दीपक मजबूर है। मिला न सूरज का संदेशा हर घाटी मैदान को, धरती बांटी सागर बांटा, मत बांटो इंसान को, मत बांटो इंसान को। बहुत ही बढ़िया सर। बहुत ज़रूरी है। शिक्षा ही वो ताकत है, वो हथियार है जो आपको सरलता पूर्वक और अहिंसा पूर्वक सब चीज़ों से लड़ने की और जीतने की क्षमता देती है। लास्ट में बस यही कहना चाहूँगी कि जलते घर को देखने वालों, फूस का छप्पर आपका है, आग के पीछे तेज हवा है, आगे मुकद्दर आपका है। उसके कत्ल पे मैं चुप था, मेरा नंबर अब आया। उसके कत्ल पे मैं चुप था, मेरा नंबर अब आया। मेरे कत्ल पे आप हो चुप, अगला नंबर आपका है।